नहीं नहीं सर, अभी मैं आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, आवाज आपकी आ गई। हाँ जी सर। हम नमस्कार सर, बोल रहे बहुत हैं बहुत कहीं धन्यवाद बुलाने के लिए। नमस्कार नमस्कार। कहीं आप सफर में हैं? बस सर, ब्रांच से अपने घर जा रहा हूँ, बस लेकिन मैं बात कर सकता हूँ सर, मैंने गाड़ी रोक ली है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। तो आज का आपको जो विषय है वो शायद मालूम होगा, हाउ टू ओवरकम जी जी, चाइना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मुझे मालूम है सर। हाँ, तो चीन से कैसे निपटा जाए, इसके जी विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, चीन से निपटने के लिए हमें कई तरीके से, दो तीन तरीके से हमें अपनी हरकतें करनी पड़ेंगी। जी एक तो सैन्य स्तर पर जो हमारी जो तैयारी है वो मजबूत होनी चाहिए। जी और सैन्य स्तर की अगर मैं बात करूं तो हमें आने वाले मौसम, बेसिकली हमें मौसम के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। हाँ और जहां पर ये लड़ाइयां हमें चाइना के साथ, जहां पर धमकियां मिल रही हैं, वो जगह बहुत ही खतरनाक है और सर्दियों में और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। हाँ हाँ हाँ। हमारी सैन्य तैयारियां इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि हमारे सैनिक, हमारे साजो सामान, हमारे जितने भी हथियार हैं, सब उस मौसम के हिसाब से अपना बेहतरीन दे पाए। ये बहुत आवश्यक है। जी इसके साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि सैन्य तैयारियों के ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेना का काम है, उसके बारे में ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजीज हमें थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो मुझे, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान ने अब तक एक गलती पिछले 60-70 साल में ये करी है कि कभी भी चाइना को कॉलर पकड़ करके उसको जवाब नहीं दिया है। कॉलर जी पकड़ना एक मुहावरा है। आप इससे ये समझ सकते हैं कि हम हमेशा हमने डिफेंसिव रोल अपनाया है, हमने कभी भी उसके ऊपर चढ़ करके बात नहीं करी। जी। हमने कभी एग्रेसिव रुख नहीं अपनाया है। हम्म, अब देखिए, एग्रेसिव रुख अपनाने से मेरा तात्पर्य यह है कि हमें युद्ध नहीं करना। युद्ध कोई भी एक सभ्य देश नहीं चाहता है कि युद्ध हो जाए। युद्ध के अलावा भी विकल्प बहुत सारे जी हैं। एक विकल्प मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे हमारा जो साउथ चाइना सी के ऊपर है, हमने बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया हुआ है, हमने चीन को पूरी तरह से वहां पे खुला छोड़ रखा है। उस इलाके में चीन की कुछ कमजोरियां हैं। जी अगर हिंदुस्तान की सरकार ये चाहे, ये करे कि वो साउथ चाइना सी के आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे इंडोनेशिया हो, या फिलीपींस हो, जिनके साथ चीन के छोटे मोटे झगड़े चल रहे हैं, उन झगड़ों में हिंदुस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। भारत ठीक को बात है, आपकी राय ठीक है। जी जी। हम्म, और इसके अलावा जो हमारी सरकार ने जो किया है कि इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से जो उनके ऊपर कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया है, मुझे लग रहा है कि ये स्टेप लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा करेगा। एक स्ट्रेटजीज हमें इस प्रकार से बनानी पड़ेंगी कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और हम अपने प्रोडक्शन वाले सेक्टर को बहुत बेहतर बनाएं। इसके लिए आज से ही काम करना बहुत जरूरी है ताकि हम इसके फायदे आने वाले समय में ले सकें। तो मुझे लग रहा है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है और सरकार काम भी कर रही है। बस सामरिक नीतियों में कुछ बदलाव की जरूरत है। हमें उन क्षेत्रों में घुसना पड़ेगा जहां पे चीन कमजोर है। सैन्य के मामले में हम बेहतर हैं, सेना अपना काम कर रही है, उसके लिए हमें चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है तिवारी जी। अब हम जो है, हमारे साथ में एक जज साहब जुड़े हुए हैं, श्री जी जी आर्यन सिंह साहब। जी जी, हाँ बिल्कुल। तो अब हम उनके विचार जानते हैं। बिल्कुल सर। जी, पूछिए पूछिए। हाँ सिंह साहब, आपने श्री तिवारी जी को सुना, अनुपम तिवारी जी थे, इन्होंने जी अपने विचार रखे। और इनकी जो सबसे, इन्होंने एक राय ये दी कि जो जहां जहां चाइना से फ्रंट में जो देश हैं, तो उनके जी साथ में इंडिया को सहयोग करना चाहिए। मतलब ये जी है कि जैसे हमारा दोस्त या हमारा दुश्मन, वो अपोजिट पार्टी का जो है दुश्मन, उससे कैसे उससे हम लाभ लें, ये उन्होंने सलाह दी। अब ये आपकी राय में इस चीन की समस्या से, आप ये देखिए कि चीन कर क्या रहा है। चीन जो है एक तरफ समझौते की बात करता है कि ठीक है भाई, जो है चलो हम यहाँ समझौता कर लेते हैं, और दूसरी तरफ क्या करता है कि वो दूसरी जगह है वो अपना फ्रंट खोल देता है। कहीं
वो नेपाल को भड़का रहा है तो कहीं पाकिस्तान को भड़का रहा है। ऐसी नीतियों में जब वो चीन अपनी नीतियां, जो दूषित नीतियां हैं, उनको अपना रहा है, तो आपकी राय में क्या उचित रहेगा कि हम लोग जो है इससे कैसे पार पाए? चीन बहुत धोखेबाज देश है। जी हमें हम हमारे देश को सन 1962 की कभी भी उसकी नीयत को भूल नहीं जाना चाहिए। 1962 में एक तरफ नारा देता है हिंदी चीनी भाई भाई, और दूसरी तरफ पीठ में छुरा भोंकता है, नेहरू जी से दोस्ती की बात करता है और बाद में फिर हमला कर देता है। तो ये बहुत धोखेबाज, विश्व का सबसे धोखेबाज देश है। जी और जी ये किस तरह से मोरली और हर प्रकार से गिरे हुए हैं कि ये कोरोना जैसा वायरस फैलाने वाला देश, इतना इनह्यूमन देश, इतना क्रूएल लोग हमारे ख्याल से संसार के किसी देश में नहीं है, जी जो कुछ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में ऐसा सोच रहे हो, अंदर खाने में ऐसा वायरस, ऐसा विषाणु पैदा कर रहे हो जिससे पूरी ह्यूमैनिटी विनष्ट हो सकती है। तो ऐसा एक देश है, इससे बहुत सतर्कता से ही समझौता या बातचीत करनी चाहिए। ये बातचीत भी करेगा और पीछे से धोखा भी देगा। आप गलवान घाटी में देख लीजिए और वो जो झील है वहां पर देख लीजिए, एक तरफ तो समझौते की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने वहां पर टैंक और अपनी सेनाएं और अपने बख्तरबंद सब वहां पर भेजते हैं। तो इसलिए चाइना बहुत ही मक्कार और बहुत ही धोखेबाज देश है, इससे अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और हम ये बात मानते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, जहां तक संभव हो युद्ध टलना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति में जहां बुद्ध पैदा हुए हैं वहीं कृष्ण भी पैदा हुए, और हमको ये भी सिखाया गया कि यदि कोई एक तरफ मारता है तो हम दूसरे गाल में भी उसका थप्पड़ बर्दाश्त कर लें। लेकिन हमारे यहाँ यह भी कहा गया सठम साठे समाचरित, जी जो जैसी भाषा में हमारी बात समझता है उसको उसी भाषा में हमें समझाने की आवश्यकता है। और जी अब हमारा देश वो 62 वाला भारत देश नहीं रहा, अब हमारा देश 2020 वाला है। हमारे पास बहुत सैन्य शक्ति है, हम आराम से उसको जीत सकते हैं, ऐसे डरने की बात नहीं है। 62 की स्थितियां अलग थी, हमारा देश वीक था, कमजोर था अर्थ से, और आजादी के ज्यादा दिन हुए नहीं थे, हम पूरी तरह से तैयारी में नहीं थे। और हमारा जो उस समय का शासन तंत्र था उसके बारे में भी हम जो पढ़ते आए सुनते आए हैं वह भी उतना स्ट्रांग विल पावर का नहीं था। आज परिस्थितियां अलग है, हमारी सेनाएं सक्षम है, हमारी इंडियन नेवी, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स हर तरह से सजग है और हर तरह से इक्विप्ड है। नई नई तमाम मिसाइल्स आई हुई हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने पास है कि आप यहाँ से इंडिया से फायर करिए, पाकिस्तान और चाइना के बीजिंग तक पहुंच जाएगी। तो हमारे पास अब क्षमता की कमी नहीं है, युद्ध करने की क्षमता की कमी नहीं रहेगी। और यदि हम पीछे हटते गए तो एक लिमिट तो होनी चाहिए कि हम किस लिमिट तक पीछे जाएं, और धोखेबाज मक्कारबाज दोस्त के साथ कैसे हम अपना व्यवहार करें, किस तरह से लड़ रहे हैं। हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, हमारे सैनिकों, मैं भी सेना में भी रहा हूं, तो ये हमारा प्रथम उत्तरदायित्व है। इसलिए और इस समय भगवान की कृपा से या ये हमारे देश की जो स्ट्रेटेजी है उसकी वजह से हमारे इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स हर तरह से सशक्त हैं और स्ट्रांग विल पावर के लोग हैं। तो अगर मान लीजिए यह बदमाशी करता है, बदतमीजी करता है, तो अधिक सहने की आवश्यकता नहीं, एक बार जंग छिड़ जाए तो छिड़ जाए। और ये भी सेटल प्रिंसिपल है कि शांत आती है कहां से, जब आप अगले को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो शांति नहीं आएगी। तो इसलिए इस स्ट्रेटेजी में भी परिवर्तन करना चाहिए। अब आप देखिए, एक समय हमारा प्रधानमंत्री ये कहता था कि साहब अब मान लीजिए कोई ऐसे ही नियत से आवे कि हम मर भले जाएं लेकिन हम मार दें, तो ऐसे को हम क्या कर सकते हैं। यानी जो आत्मघाती दस्तक आते थे उनके बारे में कहा था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कि साहब जो ये सोच के ही आए कि हम मर जाएं तो मर जाएं लेकिन अगले को मार दें, तो ऐसे को हम कुछ नहीं कर सकते। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, आज एक अगर वो छेड़ता है, एक मारता है, तो हम दो मारते हैं। और वो आपने जाना है, आपने पढ़ा है, देखा है, एयर स्ट्राइक तक हुई हमारे यहाँ, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है। तो इसलिए आज परिस्थितियां परिवर्तित हैं, आज हम टिट फॉर टैट के सिद्धांत को अपना सकते हैं यदि हमारी संवाद की स्थिति समाप्त होती है। लेकिन हम फिर कहेंगे, रिपीट करेंगे कि युद्ध जब तक टाला जा सके तब तक टालना चाहिए, लेकिन होशियार रहना चाहिए। ये बहुत दगेबाज दोस्त है और इसकी
बातों में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल अलर्ट, हमारे जैसे इस समय हम आप भी समाचार में देख रहे होंगे, बॉर्डर पे तैनाती हमारी पुख्ता है, हर जगह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब तैनात हैं अपनी अपनी जगह पे, सब अलर्ट हैं। तो मैं ये कह रहा था, आपकी हम बात से सहमत हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं कि थैंक यू। चीन बहुत ही धोखेबाज देश है और उससे लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और क्योंकि ये धोखेबाज है तो इसकी चालों को भी हमें समझ करके उसी हिसाब से अपनी चालें तय करनी चाहिए। बिल्कुल, वेरी अब हमारी एक जो समस्या अलग है वो ये है कि देखिए, चीन भारत की तुलना में टेक्नोलॉजी में और वो कई क्षेत्रों में हमसे आगे ही है, तो हमें मानना पड़ेगा। जी, अब चूंकि ये हमारे उनके बीच में एक कन्फ्रंट पैदा हो रहा है, तो ऐसी दशा में जब तक ये युद्ध टल रहा है तब तक हमें अपने जो ड्रॉबैक्स हैं उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। जी जी, रणनीति तैयार करने की, तैयार हमारी करते रहे। ये है जी, उससे जो लड़ाई लड़ी जाए तो वो फौज के स्तर पे तो लड़ाई एक अंतिम विकल्प है। जी, फौज के स्तर की लड़ाई लड़ने के साथ ही वो जिन जिन क्षेत्रों में हमसे आगे है वो उन क्षेत्रों में हम जो है उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं, इस विषय में सरकार को एक नियत बनाने की आवश्यकता है हमारे हिसाब से। नहीं, ठीक कर रहे हैं। समाचारों से हम लोगों को जानकारी होती है, हमको भी आपको भी। आप देख रहे होंगे वो भी रणनीति तैयार की जा रही है कि हम कैसे मेक इन इंडिया, अपने यहाँ ही हम हर चीज हर तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं। और साथ साथ जैसे आपने कहा, हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन जैसे वो है बात आती है कि तमाम टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, तो इसके लिए हमें जैसे विदेश नीति अपनी अच्छी चल रही है, वो लोगों को जो दूसरे देश हैं उनको अपने साथ लेना, जो उनके दुश्मन हैं उनका दुश्मन हमारा दोस्त हो जाए तो हम सफल हो सकते हैं। वियतनाम आपके साथ है, जापान आपके साथ है, फ्रांस आपके साथ है, यूएस आपके साथ है, यूरोप आपके साथ है, लेकिन ये भाई वो भी सशक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके यहाँ भी राजनीतिज्ञ हैं, वो भी चाले चल रहे हैं, वो हमारे बॉर्डर पे हमको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल को मिला लेना, बांग्लादेश में अपना इन्वेस्टमेंट करना, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना, तो वो अभी कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए और कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी हमको तो विश्वास है, एक बार अगर युद्ध पाकिस्तान से छिड़ जाए तो इस बार पंजाब को छोड़कर बलूचिस्तान और पीओके वगैरह सब अलग हो जाएंगे। वहाँ बहुत रेवोल्यूशन चल रहा है। तो परिस्थितियां यदि माकूल बनती हैं तो आगे 100 सालों तक शांति स्थापित करने के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं। यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। हमारी जो राय इसमें है कि हमने जो देखा उसको पाकिस्तान को और नेपाल को लेकर के जिस प्रकार की वो चाइना अपनी नीति अपना रहा है, उसकी देखिए उसकी चाल क्या है। उसकी चाल ये है कि आप मतलब इंडिया वाले किसी प्रकार से नेपाल से या इससे पाकिस्तान से भिड़ जाए। जी जी, वो सीधे नहीं भिड़ना चाहता है, क्योंकि सीधे वो जान रहा है कि अगर हम सीधे भिड़ेंगे तो पूरा विश्व हम पे हावी हो जाएगा। इस समय जो उसकी स्थिति है वो ये है कि कोरोना की वजह से लगभग हमारे हिसाब से 3/4 आदमी उसके खिलाफ है, 3/4 बल्कि पूरे देश खिलाफ है। तो वो इस स्थिति से बचना चाहता है कि सीधे अटैक करे। वो ये चाहता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से या नेपाल से, इनसे किसी से भिड़े तो हम इनडायरेक्ट रूप में इन लोगों को हेल्प करें, उसकी इच्छा ये है। तो उसको हमारी जो राय है वो राय ये है कि भारत को उसकी इन चालों से बचना चाहिए। फिलहाल तिवारी जी से हम लोग राय ले लेते हैं कि इसमें तिवारी आप बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। चीन सिर्फ हमारे साथ, चीन वास्तविकता से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम वास्तविकता ये है, देखिए वास्तविकता की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो चीन सिर्फ हिमालय के बॉर्डर पे नहीं है हमारे आसपास। चीन हमारे पास नेपाल में भी है, चीन श्रीलंका में भी है, चीन हिंद महासागर में भी घुसपैठ कर रहा है, पाकिस्तान में तो वो है ही। और इसके साथ ही साथ अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि वो ईरान में भी पहुंच चुका है।
जहां जहां भारत के हित हो सकते हैं उसने हर जगह पे हमला किया हुआ है। तो लड़ाइयां सिर्फ सीमा पे नहीं लड़ी जाती हैं। आप चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अगर उसको हम और आप गौर से देखें तो वो सरासर भारत को चारों तरफ से घेर लेने की एक मजबूत कोशिश है। और हाँ, हिंदुस्तान उसका हिस्सा नहीं बना है। ये हिंदुस्तान की खूबी है। और कहीं ना कहीं जो ये आज जो सीमा के ऊपर तनाव देखने को मिल रहा है, मैं इसको BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव से भी जोड़ के देखता हूँ। जब भारत ने उनके साथ उस समझौते में आने से मना कर दिया तो चीन ने अब ये नीति अपनाई है। इसके अलावा भी देखिए इकोनॉमिकली जैसे कि 5G वाला जो प्रकरण चल रहा है पूरे विश्व में, 5G को लेकर के भारत ने अपनी समस्याएं चीन के सामने रखी थी। और उसके बाद अब प्रेजेंट सिनेरियो तो यही है कि 5G के माध्यम से चीन भारत में नहीं घुस पाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वास्तविकता यह है कि भारत को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। तो समस्या सिर्फ सीमा पे नहीं है, समस्या कई क्षेत्रों में है। अब देखिए ईरान जैसा पुराना भारत का मित्र है, जहां भारत के बहुत सारे निवेश बाधित हो जाएंगे अगर चीन वहां पे अपनी हरकतें करने में सफल रहा। तो भारत ने वहां पे ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने की कोशिश करी थी। भारत वहां से अफगानिस्तान के लिए रेलवे लाइन बिछाने का प्रयास कर रहा था। अब सुनने में आ रहा है कि चीन ने उस परियोजना पे भी अपनी नजर दौड़ा दी है। देखिए चीन की इन रणनीतियों को हमें समझना पड़ेगा साहब। चीन के साथ इसलिए शुरुआत में मेरा पहला स्टेटमेंट यही था कि आप सीमा पर जो हो रहा है, सैन्य गतिविधियां जो हो रही है, उनमें तो हमें बात करना छोड़ ही देना चाहिए। वहां जो हो रहा है वो सेना निपट लेगी। हमको चाहिए कि अब ये सामरिक जो हमारी जो चुनौतियां हैं जो चीन की वजह से आ रही हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। और इन पे ध्यान देने के साथ साथ हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, कुछ नई चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। परंपरागत दृष्टिकोण से आप चीन को नहीं हरा सकते हैं। हम सेना के साथ हरा देंगे, इंडियन एयरफोर्स बहुत काबिल है, हम हरा देंगे उनको, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी, हम हर तरह से उनको हरा देंगे। लेकिन हमें इन सब चीजों का तोड़ ढूंढना पड़ेगा। जो वो बाकी तरह से युद्ध लड़ रहा है, जो वो छद्म युद्ध लड़ रहा है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही चलो। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। सिंह साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं तिवारी जी की बात को थोड़ा विस्तार देते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी चल रही है। जैसे चाइना स्ट्रेटेजी चल रहा है वैसे इंडिया भी स्ट्रेटेजी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, जैसे ये हमको घेरने का प्रयास कर रहा है वैसे हम भी उसको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ईरान के साथ जा रहा है तो आपके साथ दुबई आ रहा है, आपके साथ UAE है आपके साथ। और अभी जो ये इजराइल का और इससे UAE का कंप्रोमाइज हुआ है, कंप्रोमाइज जो हुआ है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो जब कोई विश्व युद्ध की स्थिति आती है तो विश्व दो हिस्सों में बटेगा। ये नहीं कि खाली चाइना के साथ नेपाल चला जाएगा, श्रीलंका चला जाएगा और ये पाकिस्तान चला जाएगा। नो डाउट कुछ देश उधर जाएंगे, कुछ देश इधर आएंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी में कमी नहीं है। यहाँ भी स्ट्रेटेजी अच्छी चल रही, तैयारी चल रही है। और US आपके साथ है जो पहले कभी नहीं होता था। और आपके साथ यूरोप है, आपके साथ फ्रांस है, जापान है। तो इनको साउथ चाइना में देखिए घेर तो लिया है। ऑस्ट्रेलिया भी आपके साथ है। तो साउथ चाइना में इनको घेर लिया है। वहाँ तमाम इसके जो इंडियन नेवी के शिप्स हैं आ गए हैं जो US से संबंधित हैं। तो और इंडिया भी नजर रखे हुए है हर स्थिति पर। अंडमान निकोबार जो इतना उपेक्षित था उसको भी वार स्ट्रेटेजी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। आगे भविष्य में अगर कोई स्थिति बनती है तो वो अंडमान निकोबार का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसलिए तिवारी जी की बात को मैं विस्तार देते हुए ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर क्षेत्र में उसका मुकाबला करना चाहिए, करना पड़ेगा। चाहे वो इकोनॉमिक में क्षेत्र में हो, इकोनॉमिक फील्ड में हो, और चाहे वो वार के कन्वेंशनल वार हो, और चाहे वो बाई एयर वाला हो, चाहे जिस प्रकार का वार हो उसमें भी करना पड़ेगा। और साथ में उसको जो दुनिया में घेरना भी पड़ेगा कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है, इसने कोरोना वायरस फैला करके दुनिया के साथ कितना नुकसान किया है, इंजुरी टू ह्यूमैनिटी। तो इस तरह से पूरे विश्व के लोग जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं। इस समय चाइना एक तरह से अलग थलग है, जिनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, जिनको ये खरीद चुका है, जैसे पाकिस्तान को खरीद चुका है, श्रीलंका में बहुत कुछ पैसा इन्वॉल्व कर दिया है,
और इसको भी जल्दी ही बहुत लोन दिया है, नेपाल को लोन दिया है। तो अब वो तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसके जैसा बात करेंगे ही, नहीं तो वो बोलेगा लाओ हमारा पैसा दो, तो वापस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो बिल्कुल तिवारी जी ठीक कर रहे हैं, इसको सब तरह से बांधने की आवश्यकता है, हर तरह से आवश्यकता है। और ये महा झूठ मकार धोखेबाज देश है, इससे हमेशा इस बात के लिए अलर्ट रहना होगा कि ये कभी भी कंप्रोमाइज करके फिर मुकर जाता है, हर बार मुकर जाता है। अभी हमारे जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच में, उनके और हमारे बीच में वार्ता हुई, उसके बाद में वो फिर पीछे से सेना भेज दिया। तो ये हाँ स्पष्ट है, ये बहुत धोखेबाज है, इनसे होशियारी से ही रहने की आवश्यकता है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के भी जो नेता हैं वो ये सब बखूबी समझते हैं, जो हम आप चर्चा कर रहे हैं वो बखूबी समझते हैं, केवल विल पावर की बात है। तो मेरे विचार से हमारा आपसे एक निवेदन ये है कि देखिए, इस चर्चा का कुछ ना कुछ एक जो है, हम लोग जब चर्चा करते हैं तो उसका कुछ निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। तो अभी आपकी वार्ता हम सुन रहे हैं और साथ में त्रिपाठी जी की वार्ता सुन रहे हैं, और तो अब इसमें एक बात जो हमें लगती है कि देखिए, जल्दी जल्दी कोई भी देश, चाहे वो भारत हो चाहे चीन हो, ये जो है वो फौज वाली लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। तो जब तक ये युद्ध टल रहा है तब तक हमारे हिसाब से, जो हमारी अपनी राय है, कि भारत को अपने उन क्षेत्रों में जो है बढ़ोतरी करनी चाहिए कि उसको जहां लगता है कि जैसे अब आप देखिए कि आर्थिक रूप से वो जो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो हमारी ऐसी नीति बननी चाहिए कि जो उसकी जो पॉलिसी है हम उसी की पॉलिसी से उसको उचित करें। हम इस संबंध में त्रिपाठी जी से राय जानना चाहेंगे, वो अपनी बात क्या कहते हैं। त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी शायद कट रहे हैं बीच में, कुछ उनको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बताना चाहूंगा इसमें कि कुछ लोग, कुछ देश ऐसे हो सकते हैं, कुछ राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हो सकते हैं जो किसी भी हालात में अपने से ना मिलें। प्रयास ठीक है, आपका कहना ठीक है कि प्रयास होना चाहिए। तो प्रयास में आप भी लाइन से बाहर हो गए क्या? नहीं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं, आपका फेस नहीं आ रहा था, तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी देखिए नेपाल के साथ हालिया वार्ता हुई है, तो हमारे विदेश सचिव और उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो ये चर्चा चलती रहेगी और चलती रहना चाहिए। बिल्कुल, आपकी चर्चाएं चलती रहनी चाहिए और हमें भी प्रयास करते रहना चाहिए। जो हमारे पुराने मित्र हैं तो उनको जोड़ने का प्रयास करें और उनके साथ हम कंप्रोमाइज करें, रणनीति तैयार करें कि अगर मान लीजिए कोई घटना हो जाती है, वर्ल्ड वार की घटना, तो वो हमारे साथ मिलके चलें। अब उसमें से कितने लोग चल पाएंगे और कितने नहीं चल पाएंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बिल्कुल बात सही है कि हम अकेला तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज जो है स्थिति विश्व की ऐसी बन गई है कि अब यूएनओ भी है हमारे ऊपर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल कोर्ट बन गया है। तो इसलिए अब कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उस पर आरोप, वार छेड़ने का आरोप, बिल्कुल बिल्कुल उस पे वो अपने आरोप से बचना चाहता है। हाँ, हर देश बचना चाहता है। इसलिए नाम नहीं लूंगा, एक आध देश के राष्ट्राध्यक्ष थोड़ा इंसाइट करते हैं। आपको अगले को भी इंसाइट कर देंगे कि ये झगड़ा करें, ये आपस में झगड़ा करें, और वार हो जाए तो वो देखेंगे कि किसकी तरफ जाते हैं, क्या करते हैं और क्यों जाते हैं, और जब जाएंगे तो उसका भी एक रीजन देंगे। बिल्कुल। हाँ, उनको पूरे विश्व को समझाना पड़ेगा कि भाई हमने क्यों ऐसा किया, तो उसके लिए अपना जस्टिफिकेशन देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपकी बात सही है, प्रयास करते रहना चाहिए कि जितने देश हमारे पक्ष में हो उतने अच्छा है। और ये बहुत अच्छी वार की ये भी एक स्ट्रेटेजी आपने बताई, बहुत सही बताई है कि वो जितने देश हमारे पक्ष में होंगे, जितने विश्व के लोग, अब तो देखिए वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड हो गया है, वो इंटायर वर्ल्ड हैज बिकम ए विलेज। तो अब बातें छिपेंगी नहीं, जो पहले सेकंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार में हो गया, बहुत सारी बातों का पता चला नहीं चला, अब बहुत बातें छिपेंगी नहीं। तो इसलिए कोई भी
देश का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अपने ऊपर आरोप लेना नहीं चाहेगा। हिटलर की यद्यपि समय इतना कम्युनिकेशन नहीं था, फिर भी हिटलर की इतनी भद्द हुई। आज भी हिटलर के नाम से लोग एक तरह से प्रोवर बना के कहते हैं क्या है, हिटलर हो क्या? तो उसको एक माना गया कि ये एक गुस्ताख था और ये एक डिक्टेटर टाइप था, तो उसको एक हे दृष्टि से माना जाता है, देखा जाता है। तो वो कोई अब देश नहीं लेना चाहेगा। और दूसरा, कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, पूरी दुनिया विलेज हो गई, गांव हो गई है। आज हम सक्षम हैं अमेरिका से, यूएस से तुरंत फोन उठाया, राष्ट्राध्यक्ष ने बात किया, बात चलती है। तो इसलिए जो आपका ये सुझाव है ये बहुत सही है। ये हमारे देश के नेताओं के लिए जो सुन रहे हो या देखें तो वो उनको इसमें प्रभाव पड़ना चाहिए कि एक ये भी राय है और उसको अपनी स्ट्रेटजी में शामिल करना चाहिए कि हम अपने छोटे छोटे मुल्क जो हमारे देश के आसपास हैं उनसे भी अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें। क्योंकि अल्टीमेटली जब वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, हम तो कहते, मान लीजिए अगर नहीं सुनते हैं, बहुत प्रयास किया जाए, देखिए चाइना तो सुनने वाला नहीं, पाकिस्तान तो डरता है, वो भी सुनने वाला नहीं है। जब से देश ऐसे हैं जो सुनने नहीं है। हाँ, पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है, आप बताइए, कभी भी वार बंद नहीं हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसने प्राक्सी वार जारी रखा है। रोज स्टेटमेंट ये सुनने को आता है, अच्छा अब की बार इन्होंने सीज फायर तोड़ किया, अभी 122 बार हो गया, 123 बार हो गया, इतने बार सीज फायर तोड़ा, तो अब मैं सबक सिखाऊंगा। तो जब से मैं छोटे से लेकर के देश जब से आजाद हुआ तब से अब तक मैं यही सुनता आ रहा हूँ। तो ये दो देश हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड कहा गया इनकोरिजिबल का मतलब ये ना सुधरने वाले देश हैं। तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, भयानक बात नहीं है वर्ल्ड वार की, लेकिन अब वर्ल्ड वार इसलिए भी चांसेस कम बनते हैं क्योंकि अब परमाणु युग आ गया और परमाणु युग में इतना विनाश हो जाएगा कि अगर वर्ल्ड वार हुआ तो धरती पे शायद कुछ लोग ही बचेंगे। वो इसीलिए लोग युद्ध से बचना चाहते हैं, इसीलिए युद्ध से बचना, वसुंधरा का भोग करके विश्व में सीमित लोग बचेंगे। इसलिए हर देश बचना चाहता है और बचना भी चाहिए। कोई पागल ही होगा जो युद्ध छेड़ देगा, विश्व युद्ध। तो पहले तो हमारी जो राय है, जो भी सुनता हो, कि भाई पहले तो संवाद चलते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए, हर देश के साथ चलने चाहिए। जहां जहां हमारे अड़चने बढ़ रही हैं वहां संवाद चलते रहना चाहिए। इसके साथ साथ उसकी भी तैयारी करते रहना चाहिए कि जो हमको आग दिखाएगा उसको हम आग दिखाएंगे, जो हमको एक थप्पड़ मारेगा उसको हम 2 थप्पड़ मारेंगे। इसकी भी तैयारी होते रहना चाहिए। वह दिन चले गए कि एक थप्पड़ इधर मार लीजिए, एक थप्पड़ इधर मार लीजिए। अब वो आदमी जो गुंडा टाइप होता है वो देखता है कि अच्छा ये कमजोर आदमी है, ये इतना सरेंडर कर रहा, तो पीटना चालू कर देते हैं, साधुओं को मार के फेंक दिया। तो ये मेरा कहना है कि दोनों तरफ से चलना चाहिए और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी भी वो अपना मिलाने वाली। आपसे एक टिप्पणी और चाहते हैं, ये आपने बड़े अच्छे उद्गार व्यक्त किए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जहाँ पे चीन से अपने इस समस्या को निपटने के लिए वार्ता कर रहे हैं, तो वहीं हमारा जो अंदरूनी सेटअप है अपने देश का, अपनी राजनीतिक पार्टियों का, अपने समाज का, तो इसका रोल जो है इस भूमिका में क्या होना चाहिए? जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीतिक पार्टियों में प्रायः करके जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती है तो उसका राग कुछ रहता है। तो ऐसी दशा में जो ये बयान उल्टे सीधे चलते हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब राजनीतिक इंटरेस्ट में तो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन आपने भी अनुभव किया होगा जब जब देश संकट में आया है तब तब देश के लोग सब एक हो गए और विभिन्न पार्टियों ने भी साथ दिया है। जैसे आप देखें, ये लगता है कुछ समस्या कट रही है बात। संवाद कट रहा है। तिवारी जी, आवाज आपको आ रही है? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो बड़ी देर में एक बार अपना सवाल दोहराएंगे सर? बड़ी देर में आप अपीयर हुए हैं।
बीच में नहीं थे, और हमारे हिसाब से तो अब जो है कुछ नेटवर्क इशू है। जी जी। तो तिवारी जी, हमारी जो चर्चा चल रही थी, चलिए हम जी जी, तो वो चर्चा इस बात पे थी कि जो ये राजनीतिक पार्टियों का जो विरोधाभास जो बयानों में आ जाता है, भाई जहां देश की एक देश से हाँ कोई जी। समस्या कन्फ्रंटेशन हो रहा है, तो वहां पर ये राजनीतिक एकता कैसे आए, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसीज का फंक्शन करने का एक बड़ा अजीबोगरीब तरीका होता है, आजकल वही हमको दिखाई दे रहा है। टू मच डेमोक्रेसी होना भी एक कभी कभी व्यवधान हो जाता है देश की तरक्की के लिए। हमारे देश में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी है इसीलिए क्या कहते हैं, विरोधाभास भी खड़े हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का मुझे इतना बड़ा समस्या लगती नहीं है जितना कि हम लोग बात कर रहे हैं। किसी बात नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स है तो वो लोग पार्ट है तो विरोध करेंगे ही। हाँ, उनके विरोध से जहाँ पे देश की समस्या कोई है, देश के मामले में सब एक कोई कहने की बात। सर देखिए, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक ये कहा कि वो देश के खिलाफ है? कोई नहीं कहेगा इस बात को। कोई कौन कहेगा कि हम देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? वो देश के खिलाफ काम करेंगे तब तो आप बिल्कुल भी नहीं जान पाइएगा। अगर वो डेमोक्रेसी का पार्ट है और वो विरोध कर रहे हैं तो उनको सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो समय का चुनाव सही ढंग से करें। वो विरोध करें, सरकार के खिलाफ प्रश्न करना उनका राजनीतिक हक है, और हिंदुस्तान की व्यवस्था, समय का चुनाव बहुत सही ढंग से होना चाहिए। और राजनीतिक तंत्र जो इस समय सत्ता में है, उसको भी मैं शुरुआत से यही कहना चाह रहा हूँ कि वो जो पुराने एक तरीका होता था ना अंतर्राष्ट्रीय मसलों को सुलझाने का, एक बड़ा अजीबोगरीब तरीका है जो मैंने अपने अध्ययन से समझा है कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं या जो डिप्लोमेट्स होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अजीब तरह का व्यवहार करते हैं। हम लोग एक जनता के रूप में या एक सेना के पार्ट होने के रूप में हम चाहते हैं कि तनाव बढ़ता रहे, या तनाव बढ़े तो और उसका माकूल जवाब दिया जाए। हम लोगों के अंदर एक ये होता है कि दुश्मन को सबक सिखाया जाए, लेकिन राजनेता या डिप्लोमेट्स कभी इस मामले में नहीं सोचते हैं। वो हमेशा सुलह के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनको जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। वो नहीं चाहते हैं कि देश कभी भी अनावश्यक युद्ध में कूद जाए। अब देखिए, जो सत्ता में बैठा है वो नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, जो विपक्ष में बैठा है वो जरूर चाहेगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि उसको सत्ता मिल जाए, और वो जब सत्ता में आएगा तो वो भी यही चाहेगा कि युद्ध ना हो। ये काम करने का एक तरीका होता है जो मैंने समझा है राजनीतिज्ञों का। तो इनको इस तरीके से थोड़ा बाज आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आने वाला खतरा है, जैसे चीन है, अब चीन को हम लोग चीन के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर खतरा है तो उसको हम कैसे निपटें? विरोधी है, उसको विरोध करना चाहिए। वो विरोध नहीं करेगा तो सरकार को अपनी कुछ जो स्टेप्स हैं उनका आकलन सरकार खुद नहीं कर पाएगी। उनको लगेगा हम सब कुछ सही कर रहे हैं, तो विरोध करना जरूरी है। समय का चुनाव होना चाहिए। और तीन तरह से इस समय हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे आपने कहा था कि हम कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, तो मैं एक कंक्लूजन की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ सर। कंक्लूजन देखिए, तीन तरह से हमें इसे करना है। एक तो हिमालय के ऊपर जो चल रहा है इस समय, बॉर्डर पे जो भी हो रहा है, वहां पे अपनी सेना द्वारा अपनी लाइन को होल्ड करना पड़ेगा बहुत सख्ती के साथ और बहुत मजबूती से, और आने वाले मौसम के हिसाब से इन सब चीजों को ध्यान में रखकर के सेना काम वहां तक है। इसके अलावा दूसरी चीज, जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उनको अलग अलग लेवल पर जाकर के, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं और राजनीतिज्ञ, उनको अलग अलग लेवल पे चर्चाएं भी करनी पड़ेंगी। डिप्लोमेट्स हैं वो अपने समकक्षों से चीन में बात करें, राजनेता हैं वो चाहे समिट का हिस्सा बने या जैसे भी करें, बात करें, चीन के साथ बात करें और चीन के दुश्मनों के साथ तो बात करें, और एक आध जगह ऐसा दिखाएं कि वो चीन के दुश्मनों के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से राजनेता अपनी भूमिका निभाएं, डिप्लोमेट्स अपनी भूमिका निभाएं, सेना अपनी भूमिका निभाए। फिर बच जाता है सिर्फ और सिर्फ आर्थिक क्षेत्र। अब आर्थिक क्षेत्र में तो एक दिन में तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। उसके लिए सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी, और नीतियां बदलने के बाद अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग के एक हब में बदलना पड़ेगा। ऐसी योजनाएं लाई जाए जिससे कि हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूती लॉन्ग टर्म में मिल सके। केवल 50 ऐप को बंद कर देने से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। ये फौरी इलाज है। इसके अपने अलग संकेत हैं, ये अच्छी चीज है, लेकिन इन संकेतों को बड़ा करना पड़ेगा। पूरी पिक्चर चीन को दिखानी पड़ेगी। तो ये तीन तरह से हमको काम करना पड़ेगा सर, और यही मेरा मानना है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने तीन फ्रंट बताए, सेना और राजनीति और ये अपनी जो सरकारी नीतियां हैं, इनको इस प्रकार से, चूंकि अर्थतंत्र वास्तव में एकदम से तो वो नहीं, हाथ में सरसों उगाने वाली बात नहीं है, उसमें समय लगेगा।
लेकिन इसकी ये प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, दिखना चाहिए कि क्या कि काम होते हुए दिखना चाहिए। अब हम सिंह साहब से चाहेंगे कि वो इस संबंध में अपनी बात रखें कि ये जो तिवारी जी ने अपने विचार रखे, आपने भी अपनी बातें रखी, हम ये चाहते हैं कि एक संदेश वो समाज में एक एकता कर। देखिए, हमारा ये मानना है कि भाई हमारी पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मातृभूमि तो नहीं अलग हो सकती है। मातृभूमि तो आप जिस पर बैठे हुए हैं तो उस पर बंटवारा तो हो सकता है कि भाई हमारा घर है, हमारा घर है, हमारा घर है, लेकिन माँ तो एक ही है। बिल्कुल सही। तो जब माँ एक है तो माँ की रक्षा के लिए एक भाव क्यों नहीं होना चाहिए? वहां पे कौन सी राजनीति नहीं? जी, हमारा देश भारतीय संविधान से चलता, हमारा देश रूल ऑफ लॉ से चलता है। यानी हम विधिक कानून के अंतर्गत जो प्राविधान दिए हैं उनके अंतर्गत हम जी रहे हैं, और स्वतंत्रता संविधान के अंतर्गत मिली हुई है। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पावर टू एवरी पर्सन सिटीजन, एवरी पर्सन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप अभिव्यक्ति की आपको आजादी है, आप अपनी बात कह सकते हैं। अब कानून यह भी है कि यदि आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे समाज में अराजकता फैलेगी, उसके लिए कानूनी प्राविधान है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यदि आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो राष्ट्र विरोधी है, उसके लिए कानून है, आप जेल में डाल दिए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसको जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन जब तक हमको ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो अगर कोई पार्टी का नेता अपने पार्टी के इंटरेस्ट में कोई बात बोलता है तो मेरे राय में वो गलत नहीं है। अब ये देखना है कि जब रियल में ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो जहां पर राष्ट्र की बात आ जाती है, तो हमने तो जो देखा है अपने बचपन से लेके अब तक, हमेशा अपने देश के राजनीतिक दल एक हो गए, कभी उनमें मतभेद नहीं रहा, चाहे वो 62 की वार हो, 65 वार हो, 71 वार हो, और हर तरह से खुले दिल से सहयोग किया, समर्थन दिया है। इंदिरा जी थी, 71 वार उनके टाइम में हुआ, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जिसने उनका विरोध किया, और इसीलिए वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने युद्ध किया, और जो डिफेंस फोर्सेस थी उनको उन्होंने प्रशिक्षण दिया, और इसीलिए हम बहुत ही अच्छे ढंग से जीते और पाकिस्तान को परास्त कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया। तो मेरा मानना है, देखिए, ये नहीं है कि कोई बात बोलते हैं अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में या अपने इंटरेस्ट में, तो हम राष्ट्रद्रोही नहीं हो जाते, हम राष्ट्र के विरोधी नहीं हो जाते। अब कुछ लोग जो किसी पार्टी में है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो अगर आप कुछ बात बोल देते हैं और उनकी पार्टी को है तो वो ये कहते हैं ये राष्ट्र विरोधी हो गया, अब ये राष्ट्रद्रोही हो गया, इसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ये बहुत ही छोटी सोच की पॉलिटिक्स है, और वो पढ़े लिखे लोग सब समझते हैं ये किस इंटरेस्ट में आदमी बोल रहा है। तो मेरे विचार से ये होना चाहिए कि ठीक है, अपनी अपनी पार्टी के पॉलिटिक्स में कोई बोलता इंटरेस्ट में तो बोले, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तो सबको एक हो जाना चाहिए। और देखिए 370 बात आपकी अच्छी बात है। देखिए, ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये तो राजनीतिक मतभेद होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जनतंत्र में मतभेद होते ही हैं। लेकिन हमारा जो है सिंह साहब, हमारा सिर्फ ये कहना है कि राजनीतिक मतभेद भाई बनाए रखो, भाई हो, आपस में मुहाचाही करते रहो, लेकिन जब देश की बात आती है, जब मातृभूमि की बात आती है, तो वहां पर राजनीति कहां से चली आती है?
वहां पर तो कम से कम एक हो जाओ, वहां पर ये कहो कि नहीं ये गलत है, हमारी माँ सही है, हमारी मातृभूमि सही है, हम आपस में भाई भाई कितना भी लड़ रहे हो लेकिन तुम गलत हो, हम सही हैं। ये भावना क्यों नहीं आती है? ये आर्टिकल 19 की बात और आर्टिकल 20 की बात, संविधान की बात इसकी नहीं है। ये तो सिर्फ एक हम इसको बहानेबाजी मानते हैं कि आप कह दीजिए कि साहब सबको स्वतंत्रता है आपको, ठीक है, आप हमारे विचारों से आप सहमत नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बात से आप कैसे सहमत नहीं है कि आप हमारी माँ के ही आप दूसरी औलाद हैं? माँ कैसे अलग हो सकती है? माँ की रक्षा करना, माँ का ये तो ये हमारा भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है, वो चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे वो चोर हो, चाहे साहूकार हो, ये सबके दायित्व में है कि हम आपके संविधान की बात आएगी तो हम एक बात कहेंगे। तिवारी जी, हम आपकी बात जानना चाहते हैं। देखिए सर, तो ऐसे हैं जो अपनी माँ को माँ नहीं कहना चाहते हैं। एक दो आदमी जो ऐसे नेता हो, आम आदमी की बात तो छोड़िए, कोई जो वरिष्ठ नेता हो उनका नाम लीजिए तो हम भी समझ पाए। नहीं, किसी की नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये आज जो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हमें तो खुशी है कि इसमें बहुत कम लोग हैं, हमें इसमें कोई अफसोस नहीं है। कम से कम हम अपनी बात तो कह रहे हैं। हम उसमें देखते हैं ये जो चैनल चलते हैं, चैनलों में एक दूसरे को इतनी गालियां लोग बकते हैं। ये कौन सा जनतंत्र, लोकतंत्र है ये? आप अपना जो कर रहे हैं वो स्वस्थ बहस करिए। ये गालियां देना और फिर जो है तुम वो भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हो, तुम जो है वो हम ये क्यों नहीं करते हैं? ये भारत माता की जय कहाँ? ये क्या राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ब्रॉड माइंड रखना चाहिए, ब्रॉड हार्ट रखना चाहिए। और आज कुछ वैसी स्थिति बन रही है जैसे होते थे और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में वो राष्ट्र से पाते थे कि राष्ट्र हित कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे ही छोटे छोटे राजनीतिक दल हो गए हैं, दल हो गए हैं, तो उनके लोग भी अपने इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अब हम कहेंगे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, फैमिली इंटरेस्ट के लिए वो बहुत कुछ नेशनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं। मतलब वो उसके फेवर में नहीं बोल रहे। ये बात सही है आपकी, इससे मैं सहमत हूँ। अब सिंह साहब, आप जो है आप हमारी बात से सहमत हुए, अच्छा लगा। अब थोड़ा सा हम जो है तिवारी जी से बात करते हैं कि वो अपनी बात इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे। देखिए सर, हमारी बैटरी खत्म बैटरी भी खत्म हो रही है। खत्म करने वाले हैं, 5 मिनट खत्म कर देंगे। चलिए मैं कंक्लूडिंग कमेंट मैं भी दे देता हूँ। सर आर.एन. सिंह सर मेरे काफी सीनियर हैं, इनसे एक दो बार मुलाकात भी हुई मेरी, और मेरा सौभाग्य है कि इनके विचार मुझे बार बार अलग अलग मंच पे जानने को मिलते हैं। और मैं भी सर की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि देखिए, राजनेता है वो उनका अपना काम है। हमें एक नई जनरेशन जो है ना हमारी, मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे थिंकर्स अब गायब होते दिख रहे हैं। समाज में वो सोचने वाला तबका, उनको भी साइडलाइन, पता नहीं वो जानबूझ के किए जा रहे हैं या अपने आप हो रहे हैं। लोगों में स्वस्थ बहस होने की परंपरा ही खत्म हो गई है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम 3 लोग बैठ करके एक बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मेरा खुद का अपना जो जितना छोटा सा जो साल भर का मैं कई सारे टीवी चैनलों में डिबेट में बैठता हूँ, मुझे खुद बहुत बुरा लगता है कि 2 राजनेता, हम तो राजनेता नहीं है, हम जब वहां बैठते तो हमें राजनेताओं को आपस में लड़ते हुए देख करके बहुत ही बुरा लगता है कि ये लोग जो हमारे नीति नियंता हैं, यही आपस में अगर लड़ रहे हैं तो एक इसका समाज में मैसेज क्या जा रहा है? बिल्कुल, इन सबको बचना चाहिए। एक बुद्धिजीवी वर्ग को जो साइडलाइन होता दिख रहा है उसको वापस आना चाहिए। लोग सोचने के लिए बाहर तो निकले, लोगों को अंदर एक शोध करने की प्रवृत्ति बाहर आनी चाहिए। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वो अलग टॉपिक है कि आप उनकी सोच किस दायरे में जा रही है, अब वो वामपंथी जा रहे हैं या दक्षिणपंथी जा रहे हैं, वो बात की बात है। अरे कम से कम सोच तो रहे हैं, उनको सोचने वाले लोगों को बाहर आना चाहिए। और मुझे लग रहा है जब ऐसे लोग बाहर आएंगे तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, और राजनेताओं के ऊपर लगाम भी इसी वजह से लगेगी कि राजनेता जो आज अपने मन में जो भी आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, जो
देश के विरोध की बातें भी बोल जा रहे हैं केवल राजनीतिक फायदे के लिए। मुझे लग रहा है कि तब एक तबका इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए जरूरी है। अब वो तबका अपने आप ही निकल के आएगा। हमको और आपको पहल करनी पड़ेगी। हम लोग बाहर आए, लोगों के साथ संवाद करें, और संवाद के कई सारे माध्यम है आजकल, सबके साथ जुड़े हैं, बातें करें। तो मुझे लगता है कि ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर है किस चीज में? कंटेंट के मामले में। और कंटेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के भाषा में अगर बात करें तो वो हमारे सॉफ्टवेयर हैं या ये जो टेक्निकल चीजें हैं, इनको कंटेंट बोलते हैं वो लोग। तो कंटेंट में भारत ग्लोबल लीडर है, और भारत विचारों का कंटेंट भी बाहर ला सकता है। तो हमें आपको प्रयास करने पड़ेंगे, विचार बाहर लाने पड़ेंगे। और मातृभूमि से मुझे लगता है कि मातृभूमि के ऊपर किसी का कोई समस्या नहीं है। आज भी देश में ज्यादातर लोग 80-85 या मैं कहता हूँ 95% लोग मातृभूमि से प्रेम करने वाले हैं। वो चाहे सेना की वर्दी में हो, चाहे बाहर हो, बिना वर्दी के हो, सब देश के साथ प्रेम करते हैं और सब मिलजुल करके इस देश की तरक्की ही करना चाहते हैं। तो राजनीतिज्ञों को अब इस बात को समझना चाहिए, और राजनीतिज्ञों को भी अब अपने थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। अरे इतना बढ़िया प्रधानमंत्री आपके पास है जो हमेशा देशभक्ति की बातें करता है, जो प्रधानमंत्री जो हमेशा आपके अंदर उस चीज को जगाते हैं कि भाई आपके अंदर देश प्रेम का भाव बाहर निकल के आए। और देश प्रेम को सिर्फ वही नहीं बताते हैं कि सीमा पर जाकर के आप बंदूक ले लड़ाई लड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी का देश प्रेम शौचालय से भी दिखता है, देश प्रेम सैनिटरी नैपकिन से भी दिखता है, जो लाल किले से बोलते हैं। इन सब चीजों को हमको और आपको समझना पड़ेगा। वी शुड एसिमिलाइज इन सब चीजों को, हमें आत्मसात करना पड़ेगा कि जब देश का प्रधानमंत्री सैनिटरी नैपकिन की बात कर रहा है तो अरे क्या हम अपने आप साफ सफाई नहीं रख सकते हैं? हमें क्या जरूरी है हर चीज में देश विरोधी होना? देश विरोधी चाइना का समर्थन करना नहीं होता है। देश विरोधी वो होता है जब हम अपने घर के आसपास सफाई नहीं रख सकते हैं, जब हम अपने विचारों में अच्छे फूल नहीं खिला सकते हैं, हम तब देश विरोधी होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के अपने विचारों का मंथन करना चाहिए और अपने विचारों को बाहर ला करके लोगों से संवाद करना चाहिए। सिंह साहब, चूंकि आप जो है वरिष्ठ जज भी रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इसमें इस विषय में कंक्लूडिंग स्पीच अपनी रखें। अच्छा, मैं एक सेकंड में मेरी बिल्कुल खत्म हो गई है, और आपको करता हूँ कि एक दिन आप करके आप और हमारे यहाँ चाय पीजिए, हमारा बहुत सौभाग्य होगा। और राष्ट्र विरोधी की बात तो नहीं भाई, तो चाइना की बात चल रही है, और चाइना की बात में तो बस हमने भी कह दिया है, तिवारी जी ने भी कह दिया है कि रणनीति हर तरह से तैयार होनी चाहिए, भारतीय क्षेत्र में भी उसको घेरना चाहिए, और दूसरा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है दूसरे देशों से वो भी सही करना चाहिए, और वार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चाइना के साथ हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। अगर हम कहीं भी धोखा खा गए और हम स्लैब हो गए तो वो कभी भी हमें नुकसान हो सकता है 62 की तरह। बस यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोग आइए एक दिन मेरे आवास पे, हम लोग एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जज साहब और त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये कार्यक्रम को जितना